नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की, लेकिन उस मामले की जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस बारे में नहीं। बात करेंगे जो मीडिया की कवरेज हो रही है उस बारे में। अगर आप पिछले 1.5 महीने से टेलीविजन चैनल्स को आप देख रहे होंगे, न्यूज चैनल्स, तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, कम से कम 70 से 80% कवरेज सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की हो रही है। वो भी ऐसे समय में जबकि कोरोना दुनिया के नक्शे पर भारत ने एक रिकॉर्ड बना रखा है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो इस वक्त नेगेटिव में जाने वाली है, ऐसा आरबीआई कह रही है और ऐसा दुनिया की बड़ी मशहूर एजेंसीज मैकेंजी तक कह रहे हैं। जहां तक बॉर्डर का सवाल है तो चीन भारत के सीमा के अंदर घुस बैठा है। भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं 1962 के बाद की सबसे बड़ी क्राइसिस है। और जो सीडीएस है, यानी जो इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनका कहना है कि भारत जो है सैनिक विकल्प के बारे में तलाश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे समय में एक स्टार की मौत की इतनी बड़ी कवरेज होनी चाहिए? दूसरा सवाल यह, क्या जिस तरीके से कवरेज हो रही है उस तरीके से कवरेज होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए? क्या पत्रकारिता एक नए आयाम गढ़ रही है? इन तमाम मसलों बातचीत करेंगे। इन मसलों बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है आकुश श्रीवास्तव जी, जो नववाद्य टाइम्स के संपादक हैं और 30 साल से ज्यादा का इनका पत्रकारिता का अनुभव है। हमारे साथ है आलोक जोशी, सीएनबीसी के पूर्व संपादक, सत्यहिंदी.com से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ है आभा सिंह जी, जो वरिष्ठ वकील हैं और लंबे समय से लोगों के हितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती रही है। मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस पत्रकारिता में हमें आपके मदद की जरूरत है। सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान हमने शुरू किया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमारे सदस्यता अभियान से जुड़ सकते हैं और हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी, न केवल सत्यहिंदी.com को बल्कि पत्रकारिता को की मुहिम को भी। और अब बातचीत शुरू करते हैं। आकुश श्रीवास्तव जी, आप लंबे समय से सुशांत सिंह राजपूत की कवरेज को देख रहे हैं। आपने खुद कई वीडियो इस पे किए हैं, आपके कई वीडियोस जो हैं वो मिलियंस में गए हैं। जिस तरीके की कवरेज टीवी चैनल्स में हो रही है, क्या उसको आप सही मानते हैं? देखिए, अगर सही और गलत मानने का सवाल हो और मेरे व्यक्तिगत बातचीत हो तो मैं कतई सही नहीं मानता हूँ। क्योंकि दुर्भाग्य है ये देश का और हमारा भी और हम सब परिवार का भी, मतलब मैं मानता हूं, क्योंकि हमारे बच्चे भी, हमारे बड़े भी, सब सुशांत सिंह राजपूत को देखना चाहते हैं। और आप जो 70-80% बता रहे हैं, मेरे ख्याल से 40 से 50% के बीच में होना चाहिए वो, उसको आंकड़ा को। और लेकिन वो भी क्या जरूरत है? शायद नहीं जरूरत है। हमने अच्छे से अच्छे विषयों पर, राफेल पे बात कर ली, हमने भारत चीन सीमा को लेकर के बात कर ली, हमने नीट को लेकर के बात कर ली। तो वो जो उसका रेशियो हो जाता है देखने दिखाने का, वो 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना, और आप सब लोग जानते हैं ऐसा ही हुआ है। आप सब ने यही किया है, आप सब भी वही देख रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उसमें एक तो ये है निश्चित रूप से कि क्योंकि दुखद मौत थी, तो उस दुखद मौत में लोगों की संवेदनाएं थी, उसकी अभिनय क्षमता से हम सब लोग बहुत प्रभावित थे और उसकी असामयिक मौत हुई है। और फिर बाद में लोग उसको एक अपने जजमेंट देने की, जो हम भारतीयों की एक अदा रही है, उसमें आ गए। कभी हत्या, कभी आत्महत्या। हम सब, मैं खासतौर से उसमें, उस ट्रैप में भी फंसा हूं, लेकिन बचते बचाते, क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल हम करना जानते हैं, इसलिए शायद बच गए होंगे। लेकिन ये बात सही है कि हम उस ट्रैप में फंसते रहे और रोज के आधार पर हम फैसले देने लगे, जजमेंट हम करने लगे। ये एक गलत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका कवरेज बहुत अच्छी उस हिसाब से और बहुत ठोस तरीके से नहीं हुई। एक सूत्र मिलता था, हम उस पे जजमेंट दे देते थे। आभा जी आपके साथ में, हमसे भी, उनकी भी बात हुई, तो वो भी रुक रुक करके बात करना चाहती थी। लेकिन हम सब लोग एक उतारू थे कि बस, और बात का दृश्य तो और खराब हो गया जब हम एक एंकर एक या तो पक्ष में हो जाता है, विपक्ष में हो जाता है। ये एक अद्भुत मानसिकता हो गई इस देश की कि ये आप प्रो आशुतोष हैं या प्रो एंटी आशुतोष हैं, ये इसमें सब लोग फंसते चले गए। आकू जी, आप तो एक अखबार के संपादक हैं और दिल्ली में वो अखबार काफी चलता भी है, लोग उसको काफी पढ़ते भी हैं। मेरा सवाल यह कि जो आप इस खबर को अपने फ्रंट पेज पे कितनी जगह दे रहे हैं, और जो टेलीविजन चैनल्स में देखते हैं आप, जिस तरीके की कवरेज हो रही है, तो आपका मन नहीं करता कि आप इसको फ्रंट पेज पे कम से कम 2/3 कवरेज तो रोज दें? नहीं, वो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं,
एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अलग दौर है, एक अलग दर्शक वर्ग है, और अखबार का एक अलग है हिसाब किताब। मुझे लगता है हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा शुरुआत के दौर को छोड़ दिया जाए तो बहुत अहमियत नहीं थी, जब तक कोई बड़ी बात नहीं होने पाई। आज अब तय बात है कि अगर रिया को सीबीआई पहली बार लेके आ रही है तो शायद थोड़ी सी जगह दी जा रही है, लेकिन इसके पहले जब तक कोई बड़ा चीज सामने नहीं आई, बड़ी बात नहीं आई, तब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। इवन जब मैंने पहली बार और अकेली शायद के सिंह से बात की थी, सुशांत के फादर से, तो भी हमने उसको पेज वन पे जगह देने के लिए बहुत ज्यादा जगह देने करके, बहुत एक्सक्लूसिव मान करके चलने की कोई बात नहीं की। तो ये कोई ऐसा नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया तो निश्चित रूप से पेज वन की जगह थी, और बाकी दिनों वो अंदर दिया गया। बिल्कुल। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि आकुश श्रीवास्तव जी एक अच्छे संपादक हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खबर जिसमें पूरे टेलीविजन चैनल 70 से 80% कवरेज दे रहा है, लगातार सुबह से शाम तक हो रहा है, पत्रकार रिया चक्रवर्ती के घर में घुसे हुए हैं, उनके पिताजी को पकड़ रहे हैं, उनका हाउंड कर रहे हैं, तो मतलब एक अच्छे संपादक का काम ये कि कम से कम 3-4 पेज रोज तो देना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आकुश श्रीवास्तव का वस्तुनिष्ठ आकलन नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे 30 साल से ज्यादा के दोस्त हैं। ये जितने साल के पत्रकार हैं, मैं करीब हम उतने ही साल का, उससे कुछ साल कम का मैं भी पत्रकार हूँ, और ये मेरे पत्रकार बनने से पहले के मेरे मित्र हैं। इसलिए ये कैसे पत्रकार हैं ये मैं आकलन इस आधार पर नहीं कर पाऊंगा कि रिया चक्रवर्ती को ये अपने अखबार में कितनी जगह दे रहे हैं। लेकिन जिस वक्त आप पत्रकारों का आकलन कर रहे हैं, मीडिया का आकलन कर रहे हैं, उस वक्त आकलन थोड़ा अपने समाज का भी करिए। जिस चैनल के संपादक और मालिक आपके मित्र हैं पुराने, जो सबसे बड़े इस समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका में बैठे हुए हैं, और वो लगातार रिया चक्रवर्ती को फांसी पर लटकाने की मुद्रा में है, उनके अगर हाथ में सौंप दी जाए तो वो उसको लटका ही दें। और कल तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था, ऐसा मैंने सुना है, मैं देख नहीं रहा हूं, लेकिन पता चला है कि लगभग मुंह से झाग फेंकने की हालत में आ गए जब उन्होंने देखा कि वो इंटरव्यू उनको नहीं मिला। इस देश के सबसे बड़े, सबसे धमाकेदार पत्रकार को वो इंटरव्यू नहीं मिला और वो किसी दूसरे को मिल गया है। ये सुनकर वो बौखला गए और वो कह रहे हैं कि बताइए इस तरह से आप कैसे सवाल उठा सकते हैं, कैसे आप उसको स्टेज दे सकते हैं। आप किसी का पोस्टमार्टम कर सकते हैं बैठकर अपने स्टूडियो में, और दूसरे को उसका पक्ष रखने का मौका तक न दिया जाए। ये फिर अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, ये केवल मीडिया का सवाल नहीं है। वो चैनल ये करते हुए इस देश का नंबर 1 चैनल हो गया पिछले 2 हफ्तों में, ये भी ध्यान रखिए। तो कौन लोग हैं जो उसको देख रहे हैं? एक पूरी सरकार लगी हुई है, एक राज्य सरकार, और आभा सिंह यहाँ बैठी हैं, ये कानून की जानकार हैं। मैं तो कानून जितना अधकचरा टाइप का जानता हूं, जो मैं पत्रकार के तौर पे जितना कानून मैंने समझा है, उसके हिसाब से किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर उस जगह होती है जहां वो ऑफेंस होता है। उसकी एफआईआर किसी दूसरे प्रदेश में हो गई और वहां से उस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई। ये विचित्र किंतु सत्य हमने इसी दौर में देखना था। वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आपका भी हाल प्रभात जो है वो भूषण साहब वाला होने वाला है। आप भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंस जाएंगे आप, मुझे लग रहा। मैं तो देखिए अभी, क्योंकि आपने छेड़ दिया मामला, लेकिन मैंने प्रशांत भूषण मामले पे ये साफ साफ कहा हुआ है कि प्रशांत भूषण ने जो कुछ कहा है और जिसके लिए वो कंटेम्प्ट के अधिकारी हैं, वो सब मैं दोहराता हूं, और मैं पूरे होशो हवस में कह रहा हूं कि मैं दोहराता हूं। और अगर अदालत सजा देना चाहती है तो जो सजा प्रशांत भूषण की बनती है, मैं उसको भुगतने के लिए तैयार। आलोक जी, जो बात आपने और आकू जी ने उठाई है, आबा जी, मैं आपके पास थोड़ी देर में आया क्योंकि मैं चाहता था कि हिंदुस्तान के 2 बड़े पत्रकार, 2 बड़े संपादक जिन्होंने बड़े प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस को लीड किया है, उनकी बात को आप सुन लीजिए। कल बड़ी अद्भुत बात सुनने में आई, वो ये सुनने में आई कि आप लोग एक्यूज्ड को प्लेटफॉर्म क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या कानूनन किसी एक्यूज्ड को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना अपराध है? क्या भारत का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, क्या भारत का जो सीआरपीसी है, क्या भारत की जो कानून व्यवस्था है, वो किसी भी एक्यूज को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के पक्ष में नहीं है? कहीं भी किसी भी कानून में ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। जब हम आजादी की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो हर किसी को उसका अधिकार है। आप तो अंडरवर्ल्ड से कहा, छोटा राजन से लोग टीवी चैनल्स पे उनकी फोन कॉल्स दिखा देते हैं, क्या क्या दिखा देते हैं। तो यहाँ तो रिया पे अभी कोई चार्जेस प्रूव भी नहीं हुए हैं। उसका जो है, उसको तो एक्यूज करके ही आपने रखा है। और उसके अलावा
वो अपना पक्ष क्यों नहीं रखेगी। और ये पहली बार, ये हैरानी में, मुझे भी हैरानी हो रही, मुझे पहली बार मीडिया में ऐसा रोल दिख रहा है कि लोग पूछते हैं, कोऑर्डिनेटर्स पूछते हैं कि आप सुशांत की साइड हैं कि रिया की साइड हैं। आज अभी फोन आया मेरे पास, मैंने कहा मैं किसी साइड में नहीं हूं, मैं कानून के साथ हूं, सच्चाई के साथ हूं, जस्टिस के साथ हूं। तो अगर आपको टीवी डिबेट में बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप रिया की साइड लेंगे कि सुशांत की साइड लेंगी, तो ये साफ दिखा रहा है कि ये टीआरपी की होड़ हो गई है। और बिल्कुल कुछ चैनल्स तो देश को बर्बाद करने में लग गए हैं सिर्फ टीआरपी में नंबर 1 होने के लिए। और इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगी प्रिंट की। आज भी अखबार जो है सच्चाई के साथ चल रहा है, बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन टीवी चैनल्स ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो जज भी हैं, ज्यूरी भी हैं, प्रोसिक्यूटर भी हैं। वही आपको गुनहगार साबित करेंगे, वही आपको जो है छोड़ेंगे, बरी करेंगे। मतलब इसमें ना इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ना पुलिस की जरूरत है, ना लॉयर की जरूरत है। अब तो टीवी के एंकर को ही आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दीजिए, उनको ही बड़े बड़े लॉयर बना दीजिए, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। और एक नई चीज आई है इस इन्वेस्टिगेशन में और इस केस में, ट्रोल्स का आना। जिस तरह से पीआर को करके आप ट्रोल लगा रहे हैं, और अगर कोई आपके मन की बात नहीं कर रहा है, अगर कोई सच्चाई की बात कर रहा है, तो आप उसके लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करेंगे। लोग डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक साथ 20-25 हजार लोग आपके जो है पूरे कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे। और ये मध्य प्रदेश वर्सेस बिहार करना, महाराष्ट्र वर्सेस बिहार करना, ये विघटनकारी जो है, ये बिहार इलेक्शन जीतने के लिए सुशांत का, मैं तो कहूंगी लोग जो है इस वक्त कफन बेच के भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। किसी के यहाँ मौत हुई है और उसका जनाजा निकाल के लोग यहाँ पे नेता, एमपीज, जिनको सुशांत के बारे में मालूम नहीं होगा, जब सुशांत को पिक्चरें अगर नहीं मिल रही थी, इन एमपीज ने क्या एक चिट्ठी लिखी? जो रोज चिट्ठी लिख रहे थे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को कि सुशांत का केस सीबीआई को दिया जाए, उसमें ये हो, किसी ने, जब तक वो जिंदा था, किसी को उसके बारे में मालूम भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ मीडिया ने चूंकि इसको तूल दिया, टीवी चैनल्स ने, उसके बाद नेता आ गए और हर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देख रहा है। किसी को न सुशांत से मतलब है, न सच्चाई से मतलब है। और मैं कहूंगी कि अब आपके जो टीवी एक्टर्स हैं, जो जिनको कोई नाम नहीं जानता था, उनको आपने बना दिया फोरेंसिक एक्सपर्ट। कोरियोग्राफर जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट्स हो गए। जो एक्चुअल डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स हैं उनकी कोई वजूद नहीं है, लेकिन कोई एरा गैरा एक्टर, स्टार, कोई कहीं से आ जाए और वो जो है वो कहेगा नहीं, सुशांत तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, सुशांत तो एकदम नॉर्मल थे। और वहां डॉक्टर का स्टेटमेंट, जबकि सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट कहता है कि कोर्ट अगर कोई अपने ओपिनियन पे पहुंचेगा तो वो इन एक्सपर्ट्स के व्यूज लेगा। तो एक्सपर्ट्स तो खत्म हो गए। अब जो ट्रोल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, जो फिक्टिशियस स्टोरीज हैं, वही सब डिसाइड करेंगी। ये तो मजाक है न सिर्फ जस्टिस का बल्कि देश के कानून का। मैं तो चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी बोलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप रहा, मुझे इस पे सवाल है। सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप रहा है, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आलोक ये जिस तरीके की बातें भी आभा सिंह जी ने कही, दरअसल यही बातें मैं खुद कहना चाहता था। और मुझे लगता है कि एक टीवी पत्रकार होने के नाते, जिन्होंने बीबीसी में काम किया है, जिन्होंने आज तक में लंबे समय तक काम किया है, सीएनबीसी जब से शुरू हो उसके बाद से आपने काम है, पूरे जीवन आपने एक बड़ी गंभीर पत्रकारिता की है। जो कुछ भी ये टीवी के संपादक कर रहे हैं, जो कुछ भी ये टीवी के एंकर्स कर रहे हैं, दरअसल क्या ये विलिंगली इस बात को कर रहे हैं या कोई ताकत है जो उनसे सारी चीजें करवा रही? आखिर हो क्यों रहा है? मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये लोग अच्छे इंसान नहीं है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि लोग अच्छे पत्रकार नहीं है। और मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिन संस्थाओं को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी एक अच्छी लेगेसी नहीं है। उसके बावजूद ये सब चीजें हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, कौन अच्छा पत्रकार है, कौन अच्छा इंसान है, इस पर टिप्पणी करना मेरे हिसाब से इस समय दुरुस्त नहीं होगा। और ये बहुत विश्वास पूर्वक आप भी मत कहिए कि ये फलाना अच्छा है। कौन अच्छा है कौन नहीं, ये कहने का समय मेरा ख्याल है चला गया है। बहुत ब्लर्ड है लाइंस, और जो कल तक अच्छा था वो आज अच्छा रह गया है कि नहीं हमें नहीं मालूम। मेरे आपके ऐसे संबंध है पुराने कि मैं जानता हूँ आपके बारे में। मैं कोई चीज कह सकता हूँ भरोसे के साथ, लेकिन हर एक के बारे में नहीं कह सकता। जो इंसान पहले जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, हमने तो सबने देखा है फील्ड में कि उसका मुंह नहीं खुलता था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी आवाज सुनने को तरसते थे लोग। लेकिन वो इस वक्त जिस तरह चिल्लाता है, दहाड़ता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सवाल है कि आप एक्यूज को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। मैं आप कहें कि तत्व में इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें ना एक्यूज को प्लेटफॉर्म देना चाहिए, न जो आरोप लगा रहा है उसको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। मैं ब्रिटेन में कुछ समय रहा, जैसे आपने जिक्र किया, वहां इस तरह के मामले में
जो विक्टिम होता है उसकी पहचान जाहिर नहीं की जाती है, जो एक्यूज्ड होता है उसकी भी पहचान जाहिर नहीं की जाती है जब तक अदालत उसकी इजाजत न दे दे। ऐसा नहीं होता है कि आप कहें कि माइनर के साथ रेप हुआ है तो जिसके साथ रेप हुआ है उसकी पहचान तो आप छिपा के रखेंगे और एक्यूज्ड का जुलूस निकाल देंगे। हमारे यहाँ परंपरा चली हुई है कि कुछ तो मजबूरी में, वो भी ये छिपाने का काम मजबूरी में हो रहा है, ऐसा नहीं कि विलिंगली हो रहा है। कोशिश करते हैं कि इशारों से बता दें कि कौन है विक्टिम, और साथ में एक्यूज का तो पूरा जुलूस निकालने की पूरी प्रथा चल पड़ी है। आप अगर रोक लगा रहे हैं, मैं आपको एक बहुत थोड़ा सा विषयांतर है लेकिन अदार पूनावाला हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है, कल उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस जो हम कोविड वैक्सीन का टेस्ट कर रहे हैं, इसके जो अभी प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आएंगे, इनको लेकर मीडिया में कृपया किसी प्रकार की डिबेट न करें, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी टेस्टिंग है, इनके आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं है। क्या ऐसी ही अपील, क्या ऐसा ही नियम इस तरह के सेंसिटिव मामले में नहीं होना चाहिए? मैं इस बात से नहीं जाना कि सुशांत सिंह राजपूत कितने बड़े एक्टर थे, उनकी जिंदगी में उनके साथ क्या हो रहा था, और इस केस को कितनी जगह दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन जितनी जगह दी जानी चाहिए उसमें संबद्ध पात्रों के साथ पूरा न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, क्या उनकी गरिमा की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में पूछा है कि कल को मैं अगर आत्महत्या कर लूं तो कौन जिम्मेदार होगा? आप मुझे बताइए, यही टेलीविजन चैनल और ये बिहार की सरकार जिम्मेदार नहीं होगी उसकी आत्महत्या के लिए? बट आलोक, डीजी बिहार कहता है कि रिया की औकात क्या है? अगर आईपीएस अफसर, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जो डीजीपी कह रहा है, औकात कहता है, मतलब इस तरह चाहिए, की बातें कर रहे हैं, मतलब लगता है कि वो पुलिस अफसर न होके नीतीश कुमार की पर्सनल आर्मी है कि वो कंप्लेन करने वाले की औकात देख रहे हैं। बट आलोक मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। मैं ये आपकी राय अलग है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सारे लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये जानते ही नहीं क्या करना चाहिए, उसके बावजूद ये सारी चीजें हो रही है। क्यों हो रहा है? मेरा सवाल ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये क्लियर कट एजेंडा है और इसमें कोई शक शुबा नहीं है, इसको दबाने छुपाने का कोई मतलब नहीं है। ये जो भारत में इस वक्त सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोग हैं, उनके इशारे पर हो रहा है, और बिहार की सरकार क्योंकि उनके साथ मुआफिक आती है इसलिए हो रहा है। अगर इस वक्त महाराष्ट्र में एक दूसरा गठबंधन सत्ता में होता जो इससे पहले सत्ता में था, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यही जो शेर की तरह दौड़ते हुए एंकर आपको दिख रहे हैं, ये इस समय बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहे होते। हो सकता है वो इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे होते। बट आकू जी, ये सवाल सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के बहाने कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन अगर आप देखें आज की तारीख में, ये वही सारे चैनल्स हैं, एक दो को छोड़ दीजिए, जो सुबह से शाम तक सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तबलीगी जमात की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, और वो देश के दूसरे लोगों को भारत विरोधी करार देते हैं, एंटी नेशनल करार देते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम सुनते उसको आतंकवादियों का अड्डा बता देते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट को वो आतंकवादियों का अड्डा घोषित करने में कभी पीछे नहीं हटते। ये वही लोग हैं जो आज की तारीख में सब कुछ कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये लोग इतने बेलिजरेंट हो गए हैं और इस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं? देखिए, जहां तक ये सवाल है, ये एक क्रमशः हुआ है पिछले 10 साल में, और इधर कुछ ज्यादा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अब आपकी सत्ता आ गई है तो आप अपने तरीके से अपनी बात को ज्यादा तरीके से रखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसको एक, जैसे कि आलोक जी कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत नहीं होता हूं, और उसमें आप भी शामिल हैं, आपसे भी उस तरीके से पूरी तरीके से सहमत नहीं किया जा सकता कि ये एक सत्ता तंत्र के हवाले से या सत्ता तंत्र के इशारे पे कहा जा रहा है, किया जा रहा है। इसमें है दुर्भाग्य, इससे ज्यादा ये है कि ये अपने आप लोग अपना रास्ता चुन करके, मैं या तो इसका विरोध करूंगा या इसका समर्थन करूंगा। इसका क्यों विरोध और समर्थन किया जाता है, इस सबको हम सब लोग, आप सब लोग समझते हैं कि क्यों किया जाता है। सत्ता की नजदीकी पाने के लिए, सत्ता से फल पाने के लिए, सत्ता से पत्रम पुष्पम पाने के लिए, और ये जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, लॉयल मोर देन किंग साबित करने के लिए अपने आप को, ये एक होड़ चली है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, मुझ जैसे आदमी से अगर आप ये पूछें कि आप अच्छा ये बताइए कि आप इनके विरोध में बोलेंगे कि समर्थन में बोलेंगे, आप एक बीच में एक आदमी बैठता है, वो कहलाता है कि दिस इज फॉर और दिस इज अगेंस्ट।
व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि मैं आशुतोष के खिलाफ में बोलूंगा या आशुतोष के विरोध में बोलूंगा? मैं सच के साथ नहीं बोल सकता। मैं एक चीज के विरोध में भी बोल सकता हूँ, मैं एक चीज के खिलाफ में भी बोल सकता हूँ, उसमें बुराई क्या है मुझे? तो मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ये भी कहना बहुत सही नहीं होगा पूरी तरीके से। ये सिर्फ एक सब कुछ एक सत्ता तंत्र के इशारे पर हो रहा है। ये सब लोग अपने अपने तैसी अपनी सुविधा के अनुसार किसी अब एटी का नाम या एयू का नाम दूसरे तरीके से ले लेते हैं, कोई और दूसरे तरीके से ले लेता है, उसके एब्रिविएशंस दूसरे बता दिए जाते हैं। और तो और अब एक जरा सी बात होती है तो उस पर पूरा तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की जाती है और कोशिश में एक पूरा साबित कर देते हैं कि इसके पीछे अमित शाह है, इसके पीछे आदित्य ठाकरे हैं, इसके पीछे नीतीश कुमार है। जबकि सबके एजेंडे होंगे, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन वो एजेंडे कोई जरूरी नहीं है सब एजेंडे के तार एक साथ जोड़े जाएं। जो अभी जोड़ने की कोशिश की जा रही है तो मुझे लगता है कि शायद वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। आभा जी, आपको 9 बजे जाना भी है। जो एक आउटसाइडर होने के नाते, क्योंकि आप पत्रकार नहीं है लेकिन आप टीवी चैनल्स पर अक्सर आती हैं, आप जो है एक वकील हैं, एक प्रबुद्ध नागरिक हैं इस देश की, इस पत्रकारिता को देखकर आपको कोफ्त होती होगी, इस पत्रकारिता को देखकर आपको आपके मन में कभी सवाल खड़ा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, और फिर ये भी मन में होता होगा आखिर इसको होने क्यों दिया जा रहा है। एक वकील होने के नाते क्या इस पर किसी तरीके की रोक, लगाम, अंकुश लग सकता है क्या? देखिए, इसमें अगर रिया चक्रवर्ती को सही तरीके से अगर वो चाहती तो उनको डेफेमेशन फाइल कर देना था 2-3 चैनल्स पे, और आज जो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं उनको पहले से ही चोर, क्रिमिनल, कैरेक्टरलेस जो डिक्लेयर किया जा रहा है वो खत्म हो जाता। मैं हैरान हूं कि लोग मीडिया से इतना डरते क्यों है, टीवी चैनल से इतना डरते क्यों है। आपको डेफेमेशन आप करिए, आप देखिए अगले दिन ये चुप हो जाएंगे। तो ये एक टीआरपी की होड़ में हर कोई कि हम नंबर 1 हो जाए, हम नंबर 1 हो जाए, सब सेंसेशनलिज्म की जा रही है। न्यूज तो सच्चाई ढंग से दिखाई नहीं जा रही है। और जब ये काम सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने का है तो एंकर क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? अरे आप जिसका जो काम है वो करने दीजिए। आप सीबीआई वाले आके वो तो आपका चैनल के एंकर नहीं बन जाएंगे। तो इसमें डेफेमेशन करने की जरूरत है। और अगर ये झूठी चीजें बोली जा रही हैं, और कोर्ट इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात आ जाती है। इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि आप कोर्ट से इनके मुंह बंद करवाइए, लेकिन इंडिविजुअल जिसके खिलाफ गलत चीजें बोली जा रही है, चूंकि रिया अभी तक सिर्फ आरोपी है, गुनाहगार नहीं है, तो अगर रिया डेफेमेशन फाइल कर दे, मुझे लगता है उसके बाद किसी भी चैनल की हिम्मत नहीं होगी को इस तरह से उनके चरित्र हनन करे, उनको जो है पहले से ही आरोपी करार दे। बट आभा जी, मेरा एक सवाल और ये है कि आपने कहा, एक मिनट आलोक जी, मेरा सवाल एक ये भी है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन तो यही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लीक कर रही है। कुछ खबरें होती जिसके बारे में आप सर पटक के मर जाइए, आपको खबर नहीं मिल सकती है, और यहाँ मिनट दर मिनट उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, मिनट दर मिनट सारी चीजें पब्लिक हो रही है। जो व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो पब्लिक में हो रहा है, तो कोई ना कोई तो उसको लीक कर रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लीक कर रही हैं, उसमें नार्कोटिक ब्यूरोस भी इन्वॉल्व हो गया है, उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इन्वॉल्व हो गया है, उसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व हो गई है, उसमें पहले जो है मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, उसमें बिहार पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन। क्या ये हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा केस है कि सबको इन्वॉल्व हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। और एंड में देखिएगा आप, ये प्योर एंड सिंपल केस ऑफ सुसाइड होगा। लेकिन ये चूंकि तब तक बिहार इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, नेताओं का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, या महाराष्ट्र में बीजेपी जो है शिवसेना को गिराने में वो हो जाएगी। ये सिर्फ एक आदित्य ठाकरे को अटैक करने के लिए सिलेक्टेड जो है मैसेजेस लीक करके कि आदित्य ठाकरे वहां पे खड़े हुए थे, दिशा सालियन का आपने इसको जोड़ दिया, ये सब सोशल मीडिया पे चलाई हुई अफवाहें हैं। और इसमें जो है मैं तो चाहूंगी कि मुंबई पुलिस जो है ये फेक न्यूज का एफआईआर करे। पता नहीं मुंबई पुलिस क्यों शांत हो गई। और इसमें अगर शुरू में ही अगर ये प्योर एंड सिंपल फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे मुंबई पुलिस कह देती कि ये केस ऑफ सुसाइड है। मुंबई पुलिस ने बड़ी गलती करी कि वो कंगना रनौत के स्टेटमेंट पे आके नेपोटिज्म, अरे नेपोटिज्म में कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। जब नेपोटिज्म इज नॉट अ क्राइम तो आप हर जगह से लोगों के स्टेटमेंट क्यों लिखने लगे?
वो मुंबई पुलिस की भूल थी और उसमें बिहार पुलिस ने जबरदस्ती आके बिना जुरिस्डिक्शन के एफआईआर लिखी। एक ये पूरी पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है और मैं हैरान हूं कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट में ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि मतलब हाउ कैन दिस नैरेटिव बी टेकन फॉरवर्ड, मतलब कि क्या कोई वजूद नहीं है मीडिया का, क्या एंकर्स की कोई अपनी इंटेग्रिटी नहीं है? इट इज अ टोटल लॉस ऑफ इंटेग्रिटी, दैट इज व्हाट आई कैन से टुडे। एक छोटा सा सवाल आभा जी आपसे था, ये क्या वजह मजबूरी रही कि मुंबई पुलिस ने, जो आलोक जी ने भी थोड़ा सा अलग से उसका जिक्र किया था, इतने दिन तक एफआईआर नहीं की? वो 174 के तहत ही काम करते रहे और यही एक पूरा कारण था जिसकी वजह से बिहार में एफआईआर हो सकी। अगर वो एफआईआर पहले महाराष्ट्र में हो जाती तो बिहार में कोई माई के लाल का दम नहीं थी कि वो एफआईआर हो जाती, ना किसी के में होता कि ये सीबीआई के लिए संस्तुति हो पाती। तो ये क्यों इतनी बड़ी चूक, जो कि महाराष्ट्र पुलिस इतना प्रोफेशनली कही जाती है, वो कोई यूपी और बिहार की पुलिस नहीं थी उस तरीके की कि वो जो कह दे कि साहब वो तो छिछोरे हैं और वो 50 लाख करोड़ रुपए, जैसे गुप्तेश्वर पांडे ने, डीजी ने कह दिया, डीजीपी ने कि 50 करोड़ रुपया था, 50 करोड़ पता नहीं उनके मुंह से कहां से आ गया। तो ये कहां से निकल? अकू जी आपने बहुत सही बात कही। आपको देखिए हर साल मुंबई पुलिस अपना एनुअल फंक्शन करती है उमंग करके, उसमें हर एक्टर आके परफॉर्म करता है, डांस करता है, और मुझे लगा कि इस केस में मुंबई पुलिस ने कहा कि अब नेपोटिज्म का नैरेटिव चल रहा है। वो भी एक चैनल ने कंगना रनौत को बार बार कहलवा के पूरा मिसगाइड किया और मुंबई पुलिस उस झांसे में आ गई या बह गई कि इतने बड़े बड़े स्टार उनके थाने में आके रोज बैठने लगे। देखिए ये जो डीसीपी है, एसीपी है, ये लोग भी छोटे छोटे स्टेट से आते हैं और सडनली मुंबई की चकाचौंध, जो वर्दी की चकाचौंध थी कि इतने स्टार्स आपके थाने में आके बैठने लगे, ये गलती उस इंस्पेक्टर ने करी, उस डीसीपी ने करी, उस आईपीएस अफसर ने करी कि वो रोज अपनी फोटो और वो देख के, ये मूर्खता में इन्होंने अपने मुंह पे कालिख पोती है मुंबई पुलिस ने। नहीं तो इस सुसाइड केस को अगर वो पहले ही एक हफ्ते में केस करके क्लोज कर देते, कोई कुछ नहीं कर सकता था, कोई जुरिस्डिक्शन का इशू नहीं आता। मुंबई पुलिस को मैं उतनी ही दोषी मानती हूँ कि इन्होंने इस केस को 2 महीने बिना वजह चलाया और राजीव मसंद, जिनको कोई लेना देना नहीं था, करण जौहर, नेपोटिज्म के लिए आप उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे? इज इट अ जोक? तो वही चीज है जो मुंबई पुलिस को जो है, आज मुंबई पुलिस एकदम मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। बिल्कुल। एक सवाल आवाजी मैं पूछना चाह रहा हूँ, छोटा सा सवाल है कि ये बात कही जाती है अक्सर कि मामला सब जुडिस है इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। उस वक्त पत्रकारों के लिए भी टिप्पणी करना मुश्किल हो जाता है। ये मामला कहाँ जाकर, कहाँ तक सबको खुली छूट है कि जो मर्जी आए कहते रहो और कहाँ जाकर वो बंद हो जाएगा? देखिए जब तक कोई डेफेमेशन केस नहीं फाइल करेगा, क्योंकि अभी तो कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी कोर्ट से कोई इंजंक्शन नहीं है, क्योंकि रिया ने जब सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि मेरे का जो है मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, कोर्ट ने कहा नहीं, ट्रूथ इज द ओनली डिफेंस, आपका जो विलिफिकेशन हो रहा है वो सच्चाई से ही खत्म होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कोई टिप्पणी नहीं की। और अभी जो है जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आशुतोष जी ने सही कहा कि सरकारी तंत्र खुद ही सिलेक्टिव लीक कर रहे हैं। नहीं तो 4 ड्रॉप डाला, वो ड्रग है कि नहीं है कि दवा है, तमाशा बना के रख दिया है। ईडी का कोई रोल नहीं था। मैं कहती हूँ अगर सुशांत की ये व्हाइट में मनी थी, उनकी हार्ड अर्न मनी थी, इसमें कहां से मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है? मनी लॉन्ड्रिंग तो कहीं से बनता ही नहीं है, तो ईडी इसमें कूद गई। नारकोटिक्स, अभी कोई ड्रग्स दिख नहीं रहे, एनसीबी आ गई। सबको अब जो है टीवी पे आके चर्चा में भाग लेना, अपने को एक हीरो बनाना, वो हो गया। क्योंकि डीजी बिहार ने सोचा कि उनको भी एक पिक्चर का रोल मिल जाएगा, वो रोज टीवी पे दिखेंगे। और मुझे लगता है अब की रिटायरमेंट के बाद इनको एमपी का टिकट दिया जाएगा। ये अफसरों ने रिटायरमेंट के बाद एक पेशा बना लिया है कि रूलिंग पार्टी से आपको टिकट मिल जाए, आप चुनाव लड़िए। अब जरूरत है इस पीआईएल की सरकारी अफसर रिटायरमेंट के बाद 3 से 5 साल इनको कोई पोस्ट ना दी जाए। जब तक वो नहीं किया जाएगा तब तक इस देश का प्रजातंत्र खतरे में है। डीजीपी को तो वीआरएस मिल जाएगी, लेकिन पत्रकारों का क्या होगा? ये डीजीपी साहब तो वीआरएस ले सकते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड हो सकता है, ये चीफ जस्टिस के ऊपर भी लागू होता है, जुडिशरी। इन पत्रकारों का क्या है? आज नौकरी छोड़ते हैं, राजनीति में चले जाते हैं। मैं तो उसका जीता जागता उदाहरण हूं, आप देख ही सकती हैं। कम से कम वापस आ गए आप तो, और क्या जाते हैं। बट देखिए एक अपनी इंटेग्रिटी तो होनी चाहिए ना। आप देश के रक्षक हैं कि देश के भक्षक हैं? बस वही मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही। बट आलोक जी, फाइनल वर्ड आपसे। और इस ये जो कुछ भी चल रहा है, मैंने कहा कि भाई सीबीआई से खबरें निकालना, मैं जब संपादक था तो पत्रकारों से कहता था भाई खबर निकाल। कहते थे सर सीबीआई के अंदर जाना मुश्किल हो रहा है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जाना मुश्किल हो। यहाँ मिनट दर मिनट रिपोर्टिंग हो रही। और ये आप देखिए पिछले कई सालों से सिलेक्टिवली, चिदम्बरम का मसला होता तो मिनट दर मिनट रिपोर्टिंग होती, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट के संसदीय की बैठक में क्या हो रहा है उस पर वहां पे मोहर लग जाती है, अगर आप करेंगे तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो जाता है। वो क्या रहा है आखिर? नहीं, हो जो रहा है वो साफ है। देखिए, लीकेज आपने खुद ही कहा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, ये जिस दवा का जिक्र हुआ वो सीबीडी ऑयल, उनके पास ये चर्चा थी कि सीबीडी ऑयल का आरोप है। उस सीबीडी ऑयल को मैंने सर्च किया ऑनलाइन, तो मैंने देखा कि वो सीबीडी ऑयल उपलब्ध है बाजार में, बाकायदा विज्ञापन देकर बेचा जा रहा है, आप उसे खरीद सकते हैं और उसके लाभ बताए गए हैं, इसके कितने फायदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रतिबंधित चीज है और उसको आप पा नहीं सकते हैं। हो सकता है कायदे नियम होंगे कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता हो, लेकिन वो भी मुझे, जब मैंने उसको गूगल पे सर्च किया तो मुझे लग रहा है कि सीधे मिलता है। उसकी दुकान का पता दिया हुआ है, कहाँ जाएंगे, कैसे खरीदेंगे और उसके कितने वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। उस चीज को कहा जा रहा है कि ये कोई प्रतिबंधित चीज है जिसके पोजीशन की वजह से उस पर नारकोटिक्स कंट्रोल का मामला बनता है। तो ये मामला गंभीर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और ये लीकेज कराई जाती है जब हमको पता है सारे बड़े बड़े कांड जो आपने सुने हैं कि जिसका पत्रकारिता ने भंडाफोड़ कर दिया, वो सारे कांडों की फाइल किसी ने किसी संपादक के या किसी मालिक की मेज पर रखी थी। ऐसा नहीं है कि कोई गया था और दफ्तर में घुस के वाटर गेट के अंदाज में खुदाई करके लाया है। तो ये आज भी वही हो रहा है, पहले भी। आकू जी 10-15 सेकंड में अपनी बात। मैं से ये सप्लाई सरकार से ही नहीं होती है, ये सप्लाई एक आरोपी के पक्ष की तरफ से भी होती है और अभियुक्त की तरफ से भी होती है। जो पीड़ित होता है उसकी तरफ से भी की जाती है और जो दूसरा पक्ष होता है उसकी तरफ से। रिया का पहली बार जब मामला आया था तो वो रिया के वकील ने सब पूरे ट्वीट और जितने व्हाट्सएप मैसेज किए थे। इधर सुशांत की तरफ से जो चिट्ठी आई थी, जो अद्भुत सांस्कृतिक अंदाज में लिखी थी, शेर व शायरी के साथ में, बिना किसी दस्तखत से, वो भी वकील साहब ने सप्लाई कराई होगी, तो या किसी और ने करी। और ऐसे लिखी गई थी जैसे लग ही नहीं रहा था कि किसी एक पीड़ित परिवार का हो मामला। तो ये सब सुविधा की अपने तरीके से सुविधा के अनुसार चीजों को सप्लाई किया जा रहा है और हमें हमारी विफलता ये है कि हम छान नहीं पा रहे हैं उसको। आपकी विफलता है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल इस बात को ये लेके कि पत्रकारिता अपने आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावन कर्म है। ये लोकतंत्र के अंदर इसको चौथा खंभा कहा जाता है। और अगर इसमें अगर दीमक लग जाए, अगर इसके गिरने का खतरा पैदा हो जाए, अगर इसकी क्रेडिबिलिटी संदिग्ध में हो जाए और लोग ये कहने लगे कि पत्रकारिता कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तब बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और आज की जो पूरी बातचीत थी वो यही जानने की कोशिश थी कि दरअसल जो हमारे बीच में कुछ लोग जो पत्रकारिता के नाम पे एक तरीके से दलाली कर रहे हैं, कहना बड़ा मुश्किल शब्द है लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहे हैं, सरकार के इशारे पर या किसी दूसरे के इशारे पर कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसजनक बात है और इसकी जितनी भर्त्सना हो सके उतनी भर्त्सना करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।